हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, गिव्स फ्री एनर्जी and delta G and spontaneity. So wow, today is very exciting lecture going to be happen. Let's start. Today is very exciting chapter, very exciting content is here. एंट्रोपी कैलकुलेट करना हमको। एंट्रोपी इटसेल्फ नाम जो है कितना साउंड करता है यार, और हम लोगों ने कितना इसको डिटेल में अध्ययन किया हुआ है। एंड हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी भी सीखेंगे, नया कंटेंट जो कि जिसके विषय में हमने खुद बहुत कुछ पढ़ रखा है। We will see today how delta G connected with spontaneity. Okay, so let's say again मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। और इस नए कंटेंट के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, और वैसे भी आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि एक ऐसा कंटेंट है जो कि नॉर्मली लोगों को इसके विषय में आइडिया कम होता है और हमारे बच्चे इसको अच्छे समझ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने इसके पहले बच्चों पढ़ा था, टिल नाउ वी हैव सीन दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू, वी हैव सीन दैट इज एन सी वी एल एन T2 बाई T1। यू ऑल हैव टू रिस्पॉन्स की मैं सही बोल रहा हूँ ना, आपको पता है ना ये चीज़। You know from where it has derived, ln v2 by v1. Good. Yes, this fundamental equation relation has derived from first law of thermodynamics. Means yes, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, du is equal to dq and plus dw यहाँ से derive हुआ है ना बच्चों। गुड, मतलब डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी एंड डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, है ना, एंड माइनस पी डी वी। गुड, हाँ, तो ये यहाँ से डिराइव हुआ है। ओके, ये हमने कर लिया। अभी एक दोस्त कह रहे हैं आयुष भोई जी, इसे प्रेशर वाले में डाउट है। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में एक्सपेंशन या कंप्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, ये यहाँ गैस भरा हुआ है, जब इसको हम कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है बेटा? आयुष बता दो। नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स है, ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस वन इज क्लोज कंटेनर। अब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। वी कैन सी V2 V2 बाई V1। आई जस्ट टेक अनदर कलर सो दैट यू कैन बेटर। ये V2 बाई V1 इधर ले आओ तो P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1 ऐसा हो जाएगा। तो इस V2 बाई V1 की जगह अगर इसको रख देते हैं हम लोग तो हम लोग का मामला क्लियर हो जाएगा। और आप रखोगे बच्चों तो आपका आएगा डेल्टा S इज इक्वल टू, है ना दोस्त, आ जाएगा ये एन सी वी प्लस आर, मतलब एन सी पी। आप ये रख के देखोगे, ठीक है, घर पे इसको आप लोग रख के कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो ये आप इसको बेहतर तरीके से समझ कर, हाँ ये तो आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा एन सी पी, सी पी क्यों लिखा मैंने, ये आ जाएगा सी वी प्लस आर, ऐसे सी वी यहाँ से और ये रखेंगे ना तो T2 बाई T1 यहाँ से आर आ जाएगा, एन कॉमन है, एन सी पी एल एन T2 बाई T1 एंड प्लस एन आर एल एन। इसको रखोगे आप तो T2 बाई T1 वाला टर्म यहाँ आ जाएगा और P1 बाई P2 वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, एन आर एल एन P1 बाई P2 हो जाएगा। इज इट बच्चों?
ये जो मैंने अभी लिखा है मैंने कई बार हमने किया हुआ है, लेकिन पता है आपको इसके ऊपर एग्जामिनेशंस में सवाल खूब आ रहे हैं। यस, बहुत अच्छे। ये CV तो यहाँ होगा, बट जब ये V2/V1 की जगह पर हम लोग दोस्त इसको रखते हैं मेरे प्यारे बेटे, तो देखो ये V2/V1 इसको रखोगे आप तो T2/T1 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा NCV+R, और CV+R मतलब क्या होता है? CP। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हाँ, अब अगर देखते हैं हम लोग कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, तो अगर फिर से एक्सप्रेशन लिख दिया जाए, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये T2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, तो ln1 क्या होता है? 0 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा S इज इक्वल टू NR ln V2/V1। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इफ़ वी डायरेक्टली यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन ऑल्सो वी कैन गेट द सेम एक्सप्रेशन। विल यू डू इट? कैन यू डू इट? बच्चों, क्या आप ऐसा कर सकते हो? जैसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉ से डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0, and so delta Q is equal to minus delta W, and this is equal to nRT ln V2/V1, है ना बच्चों? मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छा सीख गए हो। तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q/T, तो बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, तो क्या आएगा? NR ln V2/V1। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सप्रेशन है ये हम लोग एंट्रोपी चेंज का निकाल रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्सपेंशन या कंप्रेशन केस में, बिकॉज इन दिस केसेस नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा आ गया बच्चों, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस है, कुछ बातें ध्यान सीखना आप लोगों को। अगर ये प्रोसेस बहुत बढ़िया गुड, बहुत अच्छे, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा S टोटल डेफिनेटली विल बी इक्वल टू 0, है ना? अब क्या डेल्टा S सिस्टम तो निकल गया, सराउंडिंग क्या होगा? तो वी नो कि जितना सिस्टम ने हीट लिया है उतना सराउंडिंग ने दिया होगा। अगर सिस्टम 2 जूल हीट लिया है तो सराउंडिंग में चेंज कितना होगा? -2। अगर लिया है तो दिया है, ये दिया है तो वो लिया है, मतलब यहाँ जितना होगा उसका माइनस सराउंडिंग में हो जाएगा, -Q रिवर्सिबल/T, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो डेल्टा S टोटल कितना आएगा? ये हो जाएगा 0, एंड इट हैज़ टू बी हैपन बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्सिबल। नाउ कीप इन माइंड बच्चों कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कई लोग इसको गलत समझते हैं। डेल्टा S सिस्टम 0 नहीं है, डेल्टा S टोटल 0 होता है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज 0 होगा, तो एंट्रोपी चेंज टोटल 0 होगा, सिस्टम का नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। जितना सिस्टम का प्लस होगा उतना ही सराउंडिंग का माइनस होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर इरिवर्सिबल की बात करते हैं बच्चों, इसमें आपको मैं कुछ और मैं बातें बताऊंगा, तो कुछ मोटी बातें पहले सुन लो आप। इरिवर्सिबल में डेल्टा S टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्लैसियस इनइक्वलिटी, यू शुड रिमेंबर इट, है ना बच्चों? गुड, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो, है ना? डेल्टा S टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात और, इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर डेल्टा Q इरिवर्सिबल हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, डेल्टा Q इरिवर्सिबल/T की वैल्यू से ज़्यादा होगा डेल्टा S। डेल्टा S की वैल्यू जो होगी, मतलब जो इसमें हीट इन्वॉल्व है उससे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, डेल्टा Q रिवर्सिबल/T। अच्छा लगे भाई ये? ओके, ठीक है बच्चों। सो नाउ लेट्स सी इट। हम देखते हैं, हाँ, डेल्टा S सिस्टम और सराउंडिंग,
ये दोनों मिलके ग्रेटर देन 0 होंगे। अगर फ्री एक्सपेंशन अपने कर रहे हैं, लेट्स सी, फ्री एक्सपेंशन समझते हो बच्चों, ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने एक ये देखो आप पार्टीशन कर दिया, यहाँ हमने गैस भर रखा है किसी हाई प्रेशर पे, हमने इसको पिस्टन को रोक रखा है अभी, बाहर P एक्सटर्नल 0 है और वी शुड से हियर, यहाँ पर वैक्यूम में बच्चों, जैसे हम इसको फ्री छोड़ते हैं ये झुम से एक्सपेंशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ओके बेटा मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस में चेंज तो नहीं करेगा, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि बाहर P एक्सटर्नल 0 है, तो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, और ये बहुत तेज होता है तो फ्री एक्सपेंशन हमेशा इरिवर्सिबल ही होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा, बिकॉज P एक्सटर्नल इज 0 तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होगा। ये इरिवर्सिबल होता है बच्चों, बिकॉज जिस कंडीशन में गया उसमें बैक नहीं आ सकता खुद से बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के। यस, गुड। तो ठीक है, अगर डेल्टा एस निकालना हमको, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, आपको मैंने फ्री एक्सपेंशन यहाँ समझा लिया कि हम मान लो, आप देखो बच्चों ये कोई इनिशियल कंडीशन है, बहुत मज़ेदार बात है मेरे प्यारे बच्चों, लाडले लाडलियों ध्यान दो, ये कोई इनिशियल कंडीशन है एंड दिस वन इज फाइनल कंडीशन, ठीक है। मैं इसको 1 बोलता हूँ और मैं इसको 2 बोलता हूँ। यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है इट्स P1 V1, टेम्परेचर विल बी सेम बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए हमने रिवर्सिबल डिस्कस कर दिया, नाउ वी आर डिस्कसिंग इरिवर्सिबल। So here suppose P2 and V2, temperature is T temperature, okay। अगर मैं इसको बच्चों यहाँ से यहाँ रिवर्सिबली जाऊँ या यहाँ से यहाँ, बहुत ध्यान सुनना है आप, इरिवर्सिबली जाऊँ, बिकॉज एंट्रोपी चेंज इज a state function, so the delta S will remains the same, so डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू बच्चों उतना ही रहे, कितना रहेगा, NR ln V2 by V1, the same value which we have calculated for reversible process. So delta S system is independent of the path whether the process is reversible or it is irreversible. Yes बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, therefore ये रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस की वैल्यू तो उतनी ही रहनी है, यहाँ पर भी उतनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या, डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू 0 हो जानी है। क्यों 0 हो जानी है, क्योंकि डेल्टा क्यू सराउंडिंग के लिए कितना हुआ, 0। आप देखो डेल्टा क्यू सराउंडिंग कितना, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है, जितना इसने लेन देन किया है वो सराउंडिंग साथ किया है। बट यहाँ पर जब हम लोग फ्री एक्सपेंशन करते हैं बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यू कैन सी, देखो आप फिर से देखो ध्यान से, इस केस में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू विल बी 0, सो डेफिनेटली ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हीट का लेन देन सराउंडिंग के साथ में क्या है बच्चों, 0 है, एंड देयरफॉर डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी 0। तो देखो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू क्या हुई बच्चों, डेल्टा सिस्टम इतना है, डेल्टा सराउंडिंग इतना, टोटल दिस प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन 0। चलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए बोल देता हूँ कि हम अगर 1 से 2 की तरफ जाते हैं, चाहे रिवर्सिबल और चाहे इरिवर्सिबल, चाहे रिवर्सिबल एंड चाहे इरिवर्सिबल, बिकॉज एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, the value will remain same. And since delta Q is equal to 0, in case of free expansion, delta S surrounding will be equal to 0. है ना बेटो? तो now delta S total will be sum of these two and greater than 0. ठीक है, वो ध्यान सुनना बच्चों, मज़ा आने वाला है। ये बात मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन आज फिर एक बार, ये पोजीशन 1 पोजीशन 2, लेट्स थिंक दैट हम इसको ऐसे रिवर्सिबल की तरफ से लेके जा रहे हैं। यस बेटा,
और सपोज करो इसमें क्यू रिवर्सिबल हीट इन्वॉल्व हो रहा है। अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं? जो अपने से फिर से ना आ सके। आप सोचो ना, ये यहाँ हाई प्रेशर था, यहाँ बाहर पे P0 था, ये एक्सपेंशन हो गया इसका, तो क्या आपको लगता है फिर से बैक हो सकता है? नहीं। जब तक मैं एक्सटर्नल एजेंसी से प्रेशर न डालें, एक्सटर्नल, जब P एक्सटर्नल डालें तो फिर से बैक नहीं हो सकता। सो देयरफॉर फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? बट चलिए दूसरी बात को डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा, मैं 1 से 2 गया रिवर्सिबली, 1 से 2 गया इरिवर्सिबली। इसमें सपोज करो क्यू रिवर्सिबल हीट इन्वॉल्व है, इसमें क्यू इरिवर्सिबल हीट इन्वॉल्व है, राइट? एंट्रोपी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन, सो तो इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हुई? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ओके, एंट्रोपी चेंज स्टेट फंक्शन है। ओके बच्चों, सो अब ये हमको पता है कि इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। बहुत ध्यान सुनना, मज़ा आने वाला बच्चों, तैयार हो जाओ। डेल्टा एस तो सेम ही रहेगा ना यार, चाहे हम ऐसे निकालें, और ये तो इनइक्वलिटी है, ये इक्वलिटी है। इन दोनों को अगर आप सोचो बच्चों, टेम्परेचर इज सेम, और कह रहा है डेल्टा एस की वैल्यू हियर इट इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और यहाँ कह रहा है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं बताओ कि क्यू रिवर्सिबल में ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होता है कंपेयर टू क्यू इरिवर्सिबल। ओ माय गॉड, वाओ, व्हाट वंडरफुल डेरिवेशन वी हैव। स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाएं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल में हीट का इन्वॉल्वमेंट इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों को सोचा जाए तो बात समझ में आ रही है। इन दोनों कहाँ से आए हैं? क्लैसियस इनइक्वालिटी से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जरूर पता होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब एक कंटेनर में हमने गैस भर रखा है हियर, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कुछ फिक्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है इसका। नाउ तो अभी वर्क डन जीरो नहीं होगा, अब नाउ वर्क डन विल नॉट बी जीरो। नाउ हीट इन्वॉल्व डेल्टा क्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो बट जहाँ पहले था वहीं से वहाँ गया है, तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू तो वही होगी, बिकॉज इट्स ए स्टेट फंक्शन। डेल्टा एस सराउंडिंग जितना हीट इन्वॉल्व हुआ बाई टी कर लेंगे, और हमको पता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट बिकॉज प्रोसेस आइसोथर्मल, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और सॉरी आइसोथर्मल। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा यू जरूर जीरो होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। सो इंटरनल एनर्जी चेंज डू नॉट डिफरेंशिएट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इन केस ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन एंट्रोपी चेंज उनमें अंतर करता है। एंट्रोपी एक बार कहता है डेल्टा क्यू बाई टी से ज़्यादा होगा, एक बार कहता है उसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, और यहाँ से हमारा ये निकल के आया कि भाई जो है ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई टी, मतलब डब्ल्यू रिवर्सिबल बाई टी, और इन दोनों को जोड़ेंगे डेल्टा एस बाई टोटल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरी बात फिर ध्यान सुनो और फिर सवाल बनाना है। अभी रेडी हो जाओ बच्चों, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि देखूँ आप लोग कहीं गाना तो नहीं गा रहे हो और बात कितनी समझ में आ रही है। मैंने ये बोला कि अगर एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, सपोज इसमें गैस भरी है, बाहर प्रेशर 1 atm के बराबर है, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है एक्सपेंशन, ठीक हो रहा है, ठीक है। तो उस समय डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, अगर आइसोथर्मल है तो जहाँ था वहीं से वो रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू NR ln V2 बाई V1। वाट वंडरफुल आइडिया, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है।
व्हाट अबाउट सराउंडिंग, क्या भैया सराउंडिंग में क्योंकि आपने कहा डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू कितना हीट इन्वॉल्व हुआ, रिवर्सिबल के नेगेटिव बाई टी, नेगेटिव करेंगे तो जाएगा वर्क डन बाई टी। वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस तो लगा दो भाई बाई टी। बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यस, सिस्टम की भी और सराउंडिंग की भी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आएगा। और चूंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर इरिवर्सिबल केस, वन फॉर फ्री एक्सपेंशन अदर फॉर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, सो डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों? ये एक इरिवर्सिबल केस है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं हम लोग। सो डेल्टा एस तो सिस्टम का वही होगा बिकॉज इनिशियल फाइनल कंडीशंस आर सेम एंड इट्स स्टेट फंक्शन। सराउंडिंग के लिए हियर वट एवर हीट इन्वॉल्व माइनस ऑफ द की रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर एंड बाई नोइंग द डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड ऑल दोज वी कैन इजिली नो। हम इसको समराइज कर दे रहे हैं, फिर आप सवाल बनाना कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 बाई टी। मज़ेदार बात जानते हो क्या बच्चों, ऐसा कोई लिख के सवाल आ जाए परीक्षा में न्यूमेरिकली, आई मीन सम 2-3 लाइन में, तो बच्चे इसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना होगा बिकॉज हमने बहुत टाइम दिया समझाने के लिए। तो अब रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए, क्विज के लिए? इट्स क्विज टाइम, कम ऑन बच्चों, इट्स क्विज टाइम। हाँ, आर यू रेडी गाइज? ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atm. If this process in this process the change in entropy of the surrounding is, सराउंडिंग कितना चेंज हो रहा है आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको टाइम दूंगा 90 सेकेंड्स का, सो दैट यू कैन गिव मी द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। योर टाइम, मैं सबको आंसर करना है, फटाफट शुरू हो जाओ। ऐसे पढ़ो जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं ना, ताकि हम लोग अटैक कर सकें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी नाउ क्या गलत क्या सही है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, एक तो ये आइसोथर्मल है, सो हियर डेल्टा यू विल बी 0। मैं जो बातें बार बोलता हूँ कि अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू हैज़ टू बी 0 वेदर प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो कहते हैं कि ना कि एंट्रोपी चेंज डज नॉट डिफरेंशिएट इन रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, वेयर एज एंट्रोपी चेंज डिफरेंशिएट बिटवीन टू, है ना, हम सभी जानते हैं। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर काम हो रहा है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि सराउंडिंग निकालना, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, माइनस क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल बाई टी। यस, एंड W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कितना बच्चों? 3 atm। ये 3 atm, V2 माइनस V1, 2 माइनस 1, तो ये 1.0 लीटर। ओके, बाई टेम्परेचर इज 300 Kelvin। ओके बच्चों, आप सोचोगे यहाँ माइनस क्यों लगाया हमने, तो यू कैन जस्ट थिंक इन अदर वे ऑल्सो दैट हियर since volume is increasing, so work done reversibly, system is doing work because volume is increasing, so definitely energy of the system will decrease, and therefore we have to use here minus sign because the energy of system will decrease because here expansion takes place, volume is increases. Okay, we know it. So now ये 3 कट जाएगा, ये 100 नीचे आएगा और 1 atm लीटर means it is 101.3 जूल माइनस साइन के साथ बाई 100। सो डिवाइड करेंगे हम, आएगा माइनस साइन के साथ माइनस 1.013। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आंसर विल बी सी। चलिए अगला सवाल ये आप लोगों के स्क्रीन पर। आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देना है, जो बताना है कि आपने ट्राई कर लिया कि नहीं। ओके, यू हैव जस्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 Kelvin to 600 Kelvin. You have just to write the expression at a constant pressure of 1 bar.
What is the increase in molar entropy? The molar heat capacity of the O2 is given here. Okay, so for the O2 the molar heat capacity is given here, and if it is heated at a constant pressure from temperature 300 Kelvin to 600 Kelvin, you have to calculate molar entropy. So write the expression for the molar entropy here, write expression in your notebook, then just place here कि आपने कर लिया. ओके बच्चों, चलिए मैं शुरू करता हूँ. इसलिए टाइम आपके पास कुल 60 सेकेंड्स का है. ओके, मैं सबसे एक्सप्रेशन चाहूँगा. अगर आप आंसर भी निकाल लेते हो 60 सेकेंड में, वेल एंड गुड, यू आर ओवर स्मार्ट, बहुत अच्छे बच्चों. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हैं. ये माइनस क्यू रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल क्यों नहीं घट रहा है? रिवर्सिबल की इंटरनल एनर्जी घट रही है. ओके, ये रिवर्सिबल की इंटरनल रिवर्सिबल वर्क डन कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी घट रही है. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्यू रिवर्सिबल. सोचो. चलिए, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी कि जो मैं घटने की बात कर रहा हूँ वो उसकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, न कि हीट का. ठीक है, चलिए. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे बच्चों ये कह रहा है ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम दिस टू द कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमको पता है कि QP या DQP इज इक्वल टू DH इज इक्वल टू NCP dt. Since we have to calculate the molar entropy, so N will be 1, so CP dt, and we know DS is equal to, मैं इतना डिटेल में क्यों कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलत होने का चांस ही ना हो, DQP by T, so CP dt by T. अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन. इजंट इट बच्चों? ऐसा ही करना है ना. CP की वैल्यू हमको दिया हुआ है, इट इज 25.5 प्लस 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू टी माइनस 42.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टी का स्क्वायर बाई टी. तो टी कट पिट जाएगा. आप जानते हो dt बहुत आसान है, फालतू बेवकूफ़ बना रहा है ये. 300 टू 600 वी कैन डू इट वेरी इजली, है ना, कर लेंगे. ये एक्सप्रेशन का सवाल मैंने इसलिए दिया कि आपको एक्सप्रेशन देख के डर ना लगे कि ये लड्डू है यार, ये बस खाना है भाई. मतलब आपको ये लग जाए कि कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है. ये 1 मोल के लिए है तो बाई टी और यहाँ dt कर देना है, इसको ये इंटीग्रेट कर देना है. ठीक है ना. क्या सर ये तो कुछ लड्डू है, ये तो ये हो जाएगा 25.5 इज इक्वल टू dt बाई टी, तो ln t2 बाई t1 600 बाई 300. ओके, प्लस दिस वन 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3. टी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डी है ना, तो dt आ जाएगा. तो t2 माइनस t1 तो इंटू हो जाएगा ये 300 t2 माइनस t1 ना बच्चों, माइनस 42. समझ गए आप लोग? कर लोगे इसको? गुड, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे. यस, ग्रेट. नाउ लेट्स सी अनदर कंटेंट. एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन. अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, वी नो इन केस ऑफ एडियाबैटिक डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0. कोई हीट का लेन देन हो ही नहीं रहा है नहीं, हीट का लेन देन नहीं होगा. वेरी सिंपल, डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा. नहीं, ठीक है. चलिए, ऐसा क्यों हो रहा है हम एक्सप्रेशंस देखते हैं. वी नो डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV. बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, कमॉन बच्चों. डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1. अब देखो डेल्टा क्यू 0 क्यों हो जाता है एडियाबैटिक में? नहीं, अगर ये होता है तो क्या होता है. सी, अगर हम किसी का वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं, V2 एक्सपेंशन हो रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1. ओके, तो क्या हुआ, सिस्टम ने वर्क डन किया तो टर्नल एनर्जी घटेगी. देखो डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा यू घट रहा है. तुम बेटा पिछली बार उल्टा मतलब समझ गए थे. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बच्चों, घटेगी. और ये घटेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, मतलब T2 विल बी लेस देन T1. ये ऐसा होगा तभी ये होगा. और यू कैन से इन केस ऑफ एडियाबैटिक, सिंस दिस हैज टू बी हैपेंड एंड देयरफॉर फॉर एक्सपेंशन टेम्परेचर विल डिक्रीज. अगर भैया
कुछ घर से पैसा वैसा मिल नहीं रहा है और आप खर्च कर रहे हो तो आपके पैसे घटेंगे ना। आप खर्च कर रहे हो मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हो तो आपके पैसे तो घटेंगे ना भाई, टेम्परेचर घटेगा ना। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है, हमको मालूम है कि ये तो ऐसा होना ही था, ये तो होना ही था। देखो कैसे हुआ, यहाँ देखो ln T2/T1 और ये तो होना ही था। सी वी नो टी, ये किसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लेस देन 1। ln लेस देन 1 क्या आएगा, नेगेटिव। V2/V1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, बिकॉज वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू 0 होना ही है अगर प्रोसेस कैसा बच्चों, एडियाबेटिक है तो। क्लियर, ये इस एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा है। वी आर वेरीफाइंग दिस एक्सप्रेशन इन केस ऑफ एडियाबेटिक, इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज। सो अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, 0 हो जाएगा। और डेल्टा सराउंडिंग भी 0 हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग, चूंकि यहाँ पे डेल्टा एस 0 है, सभी 0 हैं, इसलिए हम इन सभी कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक मतलब जिसमें एंट्रोपी चेंज 0 हो या जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रह जाए। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जैसे आइसोकोरिक होता है, वैसे जिस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज 0 रह जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर बच्चों, सो इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहेंगे। गुड, बहुत अच्छे। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है मेरे बच्चों, तो फिर से ध्यान सुनो आप, कंडीशन 1 से कंडीशन 2 की तरफ चला गया। वॉल्यूम यहाँ P1 V1 था, यहाँ P2 V2 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू nr ln V2/V1 होगा बिकॉज इट इज ए स्टेट फंक्शन। एंड डेल्टा सराउंडिंग 0 होगा क्योंकि अभी Q का लेन देन क्या हुआ, Q इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 हो गया। एंड इरिवर्सिबल हो रहा है तो अब एडियाबेटिक तो है बट इरिवर्सिबल है, इसलिए डेल्टा एस टोटल 0 नहीं होगा, ग्रेटर 0 होगा। ये रिवर्सिबल के लिए ही डेल्टा एस टोटल 0 होता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। तो आप देखो nr ln V2/V1 plus 0 is greater than 0. Clear? For what we are discussing, irreversible adiabatic expansion, free expansion. Now expansion against constant pressure, we will calculate the value of delta S system by this expression, NCV ln T2/T1 plus this one, and delta S surrounding will be 0 and total will be greater than 0. घर पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आराम से इसको फिर से एक्सप्रेशन को लिखना है, बोलना है, सुनना है और समझना है, राइट। आप जब पता है जब पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में थोड़ी मैपिंग होती है, बट जब लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है। और पता है आपको, जब आप उसको स्केच बना के लिखते हैं, थोड़ा फोटो बनाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स रखते हैं, तो आपके दिमाग पर उसका ज़्यादा असर पड़ता है। और एग्जामिनेशन में आप जब सवाल पढ़ते हैं तो वो वहाँ से इंप्रेशन सीधे उठ के आंसर में तब्दील हो जाता है। जस्ट डू इट एंड सी दिस इंजीनियरिंग ऑफ योर ब्रेन, आपका ब्रेन कैसे काम करता है। हाँ, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में बता दिया आपको, जिसमें DS 0 हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, है ना। अगर रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस 0 होगा, इरिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इरिवर्सिबल होगा, ध्यान रखो, डेल्टा एस टोटल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, ये क्लेसियस इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन 0 होता है ना। ये लास्ट पॉइंट था क्लेसियस इनइक्वालिटी में, ओके। और जब ये रिवर्सिबल होगा तभी डेल्टा एस टोटल की वैल्यू 0 होती है, और इवन डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू भी इस केस में 0 हो जाएगी। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, हाँ, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इवन डेल्टा एस सिस्टम भी 0 हो जाएगा, सराउंडिंग भी 0 हो जाएगा, बिकॉज द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ओके, गुड। नाउ वाओ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, लेट्स सी नाउ थर्ड। वी हैव सीन फर्स्ट लॉ, वी हैव सीन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ क्या था बच्चों, कि प्रोसेस वैसे ही होगा जैसा करने से एंट्रोपी बढ़ रहा हो। अभी जो मैंने जस्ट पीछे लिखा ये सभी सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ है बेटा, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सेकंड लॉ है। तो होल क्लेसियस इनइक्वालिटी इज द पार्ट ऑफ सेकंड लॉ। ओके, नाउ
What is the third law of third law is basically defined, it basically determines the reference for entropy, एंट्रोपी देखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस क्या हो हमारा, ये बात हमको पता है ना बच्चों कि अच्छा मैं थोड़ा और पीछे से बातें करता हूँ आपसे, मस्ती सुनो, कहानी सुनो, ऐसा पढ़ा जाए ना कि कहानी टाइप में लगे। कहते हैं एंट्रोपी जो है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी। टेम्परेचर घटते 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 मिनिमम कर दोगे तो एंट्रोपी घटते 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 मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। और टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू कितनी बच्चों? 0 केल्विन। नाउ अब हमको पता है बच्चों कि इसमें एक बात और है, कितना वो ऑर्डर्ड सिस्टम है, कितना वो ऑर्डर्ड है। तो कहते हैं जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन सा बच्चों? परफेक्ट, जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत ध्यान सुनो, मजा आना चाहिए आपको। परफेक्ट क्रिस्टल होता है, तो उससे बढ़िया ऑर्डर कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर इसको बड़े में लिखिए आप, मामला क्लियर हो गया हमारा कि भाई एंट्रोपी की वैल्यू दो बात पे डिपेंड कर रही है। एक मतलब एंट्रोपी, हम लोग के दिमाग में जो पिक्चर बनता है एंट्रोपी का, वही भाई एंट्रोपी एक तो टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर, और दूसरा कितना ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो कहते हैं अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्ट मीन्स नो डिफेक्ट, कुछ भी नहीं, उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, जैसा हम सोचते हैं प्लान करते हैं वैसा ही हो, बिल्कुल लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एकदम सलीके सारी चीज़ें अरेंज हो ना। और टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू कर दिया जाए, मिनिमम कितना बच्चों? 0 केल्विन, मिनिमम टेम्परेचर है 0 केल्विन। देन इन दिस केस एंट्रोपी की मिनिमम वैल्यू होगी, उसको रेफरेंस के लिया गया, एंट्रोपी 0 ले लिया गया, असाइंड ये वैल्यू। कहते हैं कि इससे कम एंट्रोपी संभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि एट मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, द एंट्रोपी विल हैव द मिनिमम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज 0। अब इस बात को हम और भी तरीकों से समझ सकते हैं, बट हम कहते हैं ना कि जो चीज की, सो नाउ द पार्ट द पोजीशन टू डिवाइडेड, so wherever they would be, they will remains as such, so there are no micro states, no division further will takes place and the entropy will attain the minimum possible value that is said to be 0। so बच्चों आपको ये समझ लेना है कि एंट्रोपी की वैल्यू, थर्ड लॉ क्या कहता है? तो एंट्रोपी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है वो 0 केल्विन टेम्परेचर हो सकती है। थैंक यू नाउ कम ऑन। एंड फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो इसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं कि 0, ये क्या है बच्चों? ये क्या है थर्ड लॉ? कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंड फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी विल हैव 0 वैल्यू। ध्यान समझो, इसको लॉजिकली हम लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंट्रोपी क्या है? कितने जगह पर रेंडमनेस कर सकता है, कितना ज़्यादा, उसके पास कितने माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल हैं। आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द माइक्रो स्टेट, मैंने आपको बताया था कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, आपको याद होगा, शायद नहीं होगा तो फिर उस वीडियो को देखिएगा और आप अंदर से बहुत रोमांचित हो जाएंगे। अरे अच्छा हाँ, जब वो 0 केल्विन पे आ गया बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, यू कैन से इनफाइनाइट। सो बच्चों क्या हुआ कि टेम्परेचर कम कर दिया, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं और ऑर्डर्ड है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। बिकॉज अब उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। अगर किसी की इस कंडीशन पे 0 केल्विन पे, सपोज फॉर अ सॉलिड at 0 केल्विन टेम्परेचर, सपोज एंट्रोपी इज नॉट 0, सपोज इफ ऐसा है, तो हम ये कहते हैं कि इट मीन्स द सॉलिड इज नॉट परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये देखो, कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो आईआईटी निकालोगे, मेडिकल निकालोगे, फोड़ोगे, मैं कहता हूँ टॉप भी करोगे। तो इसका दूसरा मतलब क्या कह रहा है, अगर आप टॉप नहीं करोगे इसका मतलब आपने हमारी बात नहीं मानी थी, माने होते टॉप किए होते। यही कह रहा है कि अगर जीरो होगी इट मीन्स वो परफेक्ट है, नहीं तो जीरो नहीं होगी इट मीन्स वो परफेक्ट नहीं है। ओके, बात समझ आई। तो जो 0 केल्विन पर एंट्रोपी बच जाती है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड if that there would be some value of entropy at 0 Kelvin temperature, that entropy is called residual entropy। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो सॉलिड नॉट प्रेजेंट इन परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। इट्स another वे टू से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके बच्चों, कि भाई अगर 0 केल्विन पर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्ट है तो उसकी एंट्रोपी 0 होगी। थर्ड लॉ, क्या 0 उसकी नहीं है, क्या वो परफेक्ट नहीं होगा? दैट्स इट, वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कमॉन बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल, फिर हम लोग अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। फटाफट कर डालो। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओ माय गॉड, एट टेम्परेचर T केल्विन एंड कांस्टेंट प्रेशर। कमॉन बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, इससे सुंदर सवाल नहीं बन सकता। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट टेम्परेचर T केल्विन एंड कांस्टेंट प्रेशर विद CPM की वैल्यू ये है। इससे खूबसूरत सवाल थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे नहीं बन सकता। चलिए कमॉन, तो टाइम अलॉट करता हूं आप लोगों के लिए मैं 60 सेकेंड्स का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमॉन, सबका आंसर चाहिए मुझे। सो जो थर्ड लॉ का इसमें कैसे यूज किया सकता है मोलर एंट्रोपी निकालने के लिए, नॉट चेंज इन एंट्रोपी। हियर वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द चेंज इन एंट्रोपी बट वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोलर एंट्रोपी। कम ऑन, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग कोशिश करते हो। सवाल की सफलता सवाल के बनने और ना बनने में नहीं है, सवाल की सफलता इसमें कि हम सभी लोग सीख पा रहे हैं। ध्यान समझो अगेन, थर्ड लॉ ये कहता है कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 होगी 0 केल्विन पर। हियर द टेम्परेचर इज T केल्विन फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो ds will be, we have to calculate the molar entropy, so for 1 mole and this value CPM, m for molar, 1 mole के लिए दिया हुआ है, तो CPM dt by T। ओके बच्चों, ds this is what, this is nothing but dq, this is dq by T, so ds is equal to dq by T। okay, so we just calculate the value of the whole change in entropy from temperature 0 Kelvin to T Kelvin, and we know at 0 Kelvin entropy will be 0 value. So you know where we are using third law of thermodynamics by placing the value as 0 here, है ना। ये कहाँ से आया, 0 केल्विन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओ माय गॉड, और ये हमें जो भी वैल्यू एस आएगी लिख लेंगे, s माइनस 0 इज इक्वल टू एस। सो ये s माइनस 0 जो किया यहाँ से हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही है, एंड वी कैन कैलकुलेट ds इज dq इज इक्वल टू cp, मतलब atq dt बाई t, मतलब at स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू t मीन्स it will be atq बाई 3। मैंने देखा कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। ये जो 0 हमने प्लेस किया है बच्चों ने यहाँ पर, ये हवा में नहीं किया है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कुछ बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में ही सही कर दिया। आज का लेक्चर आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेशन सीखा फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस, यू नो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कांस्टेंट प्रेशर, फ्री एक्सपेंशन। So we have calculated for all types of process the change in entropy. We have seen how delta S total in reversible will be equal to 0, but not will be equal to 0 in case of irreversible. And then after we have seen finally concluded the today's lecture by seeing the third law of thermodynamics. Okay, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और ये नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास होगी, ठीक है। तब तक आप लोग थर्मोडायनामिक्स के सारे सवाल जरूर बना लीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, कीप योर एक्साइटमेंट ऑन। सुबह उठ के माता पिता का पैर छूते रहिए, क्योंकि आप बाबा नागदेव के प्यारे चेले हैं। मैं आप लोग पढ़ाते हुए बहुत खुश रहता हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन।
कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।